नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। उमा भारती ने एक पत्र लिखा है दिग्विजय सिंह को। पत्र में उमा भारती ने मानी अपनी गलती, भाषा सुधार का दिया भरोसा और कल ब्यूरोक्रेसी पर दिया था विवादित बयान वायरल होने पर उन्होंने सफाई दी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पत्र में उमा भारती ने अपनी गलती मानी है। हालांकि बयान उनका कल ही सामने आ गया था और इसमें उन्होंने कहा था कि उनका इरादा गलत नहीं था, वो अधिकारियों को एक तरीके से उनके पक्ष में ही बोल रही थी, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया वो सही नहीं था और उसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया था। तो पत्र में उमा भारती ने अपनी गलती मानी है और ये कहा है कि भाषा सुधार का मैं पूरा आगे से ख्याल रखूंगी और सही भाषा हो, संसदीय भाषा हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आपको हम बता रहे हैं। उमा भारती ने अपने वीडियो को लेकर लगातार सफाई दी है और अब उन्होंने कहा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया वो सही नहीं था। वही बात है ना, एकलपदी व्यवस्था नेता ही घूमने देते हैं। ऐसा आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हम तो 11 साल केंद्र मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता मेरे साथ OSD थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोच रहे इतने डिसीजन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है, फालतू की बात है। सही बात, ब्यूरोक्रेसी घुमाती है, घुमा ही नहीं सकती। उनकी औकात क्या है? हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, हम प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। तो ये बयान पूरा आपने सुना। वहीं मध्य प्रदेश में करीब 17 महीनों के बाद एक बार फिर से जनता के लिए अधिकारियों ने दरबार लगाया। जनसुनवाई की शुरुआत होते ही बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे। राजधानी भोपाल में भी अलग अलग विभागों के द्वारा जनसुनवाई की गई, जिसमें कई समस्याओं का समय पर निराकरण किया गया तो कई ऐसी समस्याएं थी जिन पर जांच भी बिठाई गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 17 महीनों में जनता की कई समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोरोना की वजह से प्रदेश में जनसुनवाई बंद हो गई थी। लेकिन मंगलवार से एक बार फिर मध्य प्रदेश में जनसुनवाई की शुरुआत हो गई है। जनसुनवाई सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों में की। इस दौरान आपराधिक, राजस्व और भ्रष्टाचार समेत बेरोजगारी की समस्या भी अधिकारियों के पास पहुंची। राजधानी भोपाल के कलेक्टर की जनसुनवाई में अपने पति और ससुराल वालों से पीड़ित एक महिला पहुंची, जिसने अपने ऊपर हुए जुल्मों के सबूत दिए, न्याय की गुहार लगाई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत मारा। मेरे जब शादी हुई थी तो उनको मेरे माँ बाप ने मेरे ज़रूरत का सामान सब दिया, बस सोने का सामान नहीं दिया। मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करने लगे, तुम सोने का सेट नहीं लाई, सोने की बाली नहीं लाई, जाओ कर लेकर आ। जब मैंने लेकर आई, वो चाहती थी तो मेरे माँ बाप से मुझे मिलने नहीं देती थी, मुझे बहुत सारा काम करवाती थी। वहीं भोपाल के पास बने ग्राम अमला में हुए भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच ने मनरेगा सहित कई दूसरी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार किया है। मनरेगा से लेकर जितनी भी सरकारी योजना है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि आती से ज़्यादा। हमने सरपंच और सब सचिव ललित नाम का है कोई सचिव। हम जब भी हमने कई बार ITI लगाई, बहुत मुश्किल जानकारी देते हैं। जानकारी देने के बाद हमने शिकायत करी तो सालों होगा हमको, 1 साल करते का शिकायत। जनसुनवाई में एक दिव्यांग भी पहुंचा। उसका कहना था कि वो पढ़ा लिखा है और रोजगार या सरकारी योजनाओं का लाभ चाहता है। BCom ग्रेजुएट किया है। यहाँ पे जैसे बेरोजगारी से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रहा, 3-1 साल से घर में बैठे हैं, कोई सहायता नहीं मिल रही। कलेक्टर के ऑफिस में भी कितने चक्कर लगाए। इसके अलावा कुछ सुविधाएं, जैसे कि इससे पहले कुछ व्यक्तियों को इन्होंने एक्टिवा यहाँ से दी गई है, मगर ये अपनी बात से मुकर रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है कलेक्टर साहब। वहीं भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि जनसुनवाई में आ रहे मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का मौका मिल रहा है,
वहीं हर्ष का विषय है कि पिछले कुछ एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले जैसे टेम परियोजना के कुछ लोगों की विषय आया था कि उनका जो भुगतान है जो लैंड एक्वायर की गई थी उसका पेंडिंग था, तो वो आज निराकृत है। तो वो लोग भी आज आए हैं और सभी लोगों में फल वगैरह का वितरण कर रहे हैं। 17 महीनों के बाद जनता की सुनवाई क्या शुरू हुई, मानो समस्याओं का अंबार लग गया। लोग अपनी अलग अलग समस्या लेकर अधिकारी के पास पहुंचे। अब देखना होगा कि इस जन सुनवाई से प्रदेश की जनता की समस्याओं का निराकरण आखिर कब तक होता है। मध्य प्रदेश में करीब 17 महीनों के बाद एक बार फिर से जनता के लिए दरबार अधिकारियों ने लगाया है। जन सुनवाई की शुरुआत हुई है। कई ऐसे मामले हैं जो राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में आए, जिनका निवारण अधिकारियों ने मौके पर कर दिया, तो कुछ ऐसे मामले थे जो पेंडिंग पड़े रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि अधिकारी जल्द से जल्द जनता की समस्या का निवारण करें और शायद उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस जन सुनवाई को शुरू किया गया है, जिसमें जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। वहीं खंडवा के पंधाना में सीएम शिवराज ने एक बार फिर बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोई भी गांव बिना पानी के नहीं रहेगा, साथ ही कोई भी व्यक्ति जमीन के बिना नहीं रहेगा। सीएम शिवराज ने एक बार फिर अधिकारियों से कहा कि कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए और अगर फर्जीवाड़ा हुआ तो अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आप सुनिए। जो गांव पानी से वंचित रह गए, झिरना उद्वहन से जो जुड़ेंगे उनको झिरना उद्वहन सिंचाई योजना से जोड़ूंगा। खंडवा और 6 गांव माकन का भी परीक्षण करके जो गांव जुड़ सकते कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हर गांव में पानी आए खेती के लिए, इसमें कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। आज पंधाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। अगर ट्राइबल बेटा बेटियों का भी विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और फीस 15-20 लाख भी लगेगी तो भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। बच्चों के पढ़ने में कोई बाधा नहीं आने देंगे भाई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंगलवार को राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भोपाल पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद एल मुरुगन ने राजधानी भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। इस मौके पर एल मुरुगन ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा है। साथ ही मुरुगन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी धन्यवाद दिया। ये भगवान का यात्रा, ये भगवान मुरुगन में मेरा मुख्यमंत्री इधर पकड़ के आया, मुरुगन का आशीर्वाद से ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारा वीडी शर्मा जी, मेरा साथ मंत्री केंद्र मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, प्रहलाद पटेल जी, नरोत्तम मिश्रा जी एंड सभी बीजेपी कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहेंगे। क्यों कहना, मैं तमिलनाडु से आ रहे इधर मेरा को एक मौका दिया, सब लोग भारतीय जनता पार्टी ने मेरा को एक अवसर दिया, हमारा कार्यकर्ता इधर पूरा सपोर्ट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एल मुरुगन केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रदेश को मिले हैं, जो कि खुशी की बात है। साथ ही सीएम ने कहा कि मुरुगन कर्मठ मेहनती नेता हैं और इन्होंने बीजेपी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बचपन से ही वो विचारधारा के साथ जुड़कर पहले विद्यार्थी परिषद के काम में लगे रहे और संगठनात्मक दृष्टि से तमिलनाडु में बीजेपी के संगठन के विस्तार में उनकी
की बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने वहाँ काम किया है और मध्य प्रदेश का सौभाग्य तो इसलिए भी कि एक केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश को मुरुगन जी के रूप में मिले हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विकास में और यहाँ की जनता के कल्याण में वो बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति के क्षेत्र में तमिलनाडु में उन्होंने नेतृत्व किया है और ये प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर अब मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा। राज्यसभा से चुनकर के मध्य प्रदेश के अंदर माननीय केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर आज यहाँ पर नॉमिनेशन हमने किया है। इसलिए मैं मुरुगन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बधाई देता हूँ और हम सब लोग आगामी समय में कि मध्य प्रदेश को एक और ऐसा नेतृत्व केंद्रीय मिनिस्टर के तौर पर हमको मिला है और मध्य प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। गौरतलब है कि ये सीट थावरचंद गहलोत के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने एल मुरुगन को इस सीट से राज्यसभा भेजा है। फिलहाल एमपी में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें 7 पर बीजेपी का कब्जा है। शुभम गुप्ता, भोपाल, न्यूज स्टेट। बलरामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने कार्यालय में ताला जड़ दिया और कार्यालय परिसर में ही धरना प्रदर्शन किया। दरअसल लंबे समय से परिषद की बैठक नहीं हुई, जिससे नाराज होकर सभी ने कार्यालय में ताला लगा दिया। इनका कहना है कि बैठक नहीं होने से कई विकास कार्य रुक गए। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष गोविंद राम ने कहा कि कई बार मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित गुप्ता को बैठक के संबंध में पत्र दिया गया, लेकिन 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी कोई बैठक नहीं की गई। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने कहा कि जब तक परिषद की बैठक के संबंध में लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक नगर पालिका परिषद कार्यालय का ताला नहीं खोला जाएगा। सीएमओ साहब को आज उनका ज्वाइनिंग के कम से कम 45 दिन हो चुके। 45 दिन में 3 लेटर जा चुका है कि हमें पीआईसी या परिषद की बैठक रखी जाए और बार बार निवेदन का हम सब पार्षदों द्वारा निवेदन किया जा रहा है कम से कम परिषद की पीआईसी की बैठक रखी जाए, ताकि नगर की जो भी विकास कार्य हैं वो अवरुद्ध न हो। उसी को लेकर के हम सब आज यहाँ तालाबंदी और धरना पसंद कर रहे हैं। नगर पालिका के विकास को रोकने के कारण हमारा सीएमओ साहब हम 3 बार लेटर दे चुका, नहीं मीटिंग करने का बाबत हम ये तालाबंदी किए हैं कि हमारा सीएमओ ये किस कारण ये हमारा विकास को बाधित करके रोका जा रहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वाणिज्य उत्सव समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश आजादी के 75 सालों में उन महान शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं था। आजादी में छत्तीसगढ़ को भुलाया नहीं जा सकता। उद्योग में भिलाई स्टील प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश दुनिया में सबसे ज्यादा धान की वैरायटी छत्तीसगढ़ में होती है। पिछले साल पूरे देश का सबसे ज्यादा लघु वनोपज छत्तीसगढ़ में 75% रहा, जो 85% हो गया है। इसीलिए मैंने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। ये मांग और पूर्ति का संतुलन बिगड़ा तो किसान आज घाटे में, सरकार के पास दबाव। ऐसे में मैंने भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि मेरे पास सरप्लस पैडी है, मुझे इथेनॉल बनाने की अनुमति दीजिए और पैडी से इथेनॉल की कीमत तय कर दीजिए। भारत सरकार ने गन्ने से इथेनॉल बनाने के रेट तो तय कर दिया, आपने पैरा से बनाने रेट तय कर दिया, लेकिन धान से इथेनॉल की कीमत तय नहीं हुआ था। मैं लगातार 2.5 साल से लिख रहा हूं, तो पैडी से इथेनॉल की कीमत तो तय हो गया, लेकिन भारत सरकार अभी तक से पैडी से इथेनॉल बनाने के लिए अनुमति नहीं प्रदान कर रही है। कुपोषण को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से ज्यादा कुपोषण की समस्या है। यहां 5 साल से कम उम्र के 41% बच्चे कुपोषित हैं। सरकार इस पर काम कर रही है। वहीं पंडू जाति के लोगों की मौत के लिए सीएम ने पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कुपोषण है, उसको कौन इनकार कर रहा है? हम तो हर मैंने तो कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली से बड़ी समस्या कुपोषण है और यहाँ 41%
लोग कुपोषित हैं, 5 साल की कम उम्र के। 47% जो महिलाएं हैं के शरीर में खून की कमी है, एनीमिक है। ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ और उस दिशा में हमने काम शुरू किया, तो कोई समस्या एक दिन में ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। जाति के बारे में काम करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि 15 साल तक के पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने, वो तो बताएं। 15 साल तक के उसके लिए कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनाए हों तो उस दिशा में बताएं वो लोग। लंबे समय के बाद इंदौर में प्राइमरी स्कूल खुल गए। स्कूल में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दी जा रही है। फिलहाल स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बेहद कम है। 600 बच्चों में से मात्र 50 बच्चे ही पहले दिन स्कूल पहुंचे। ऐसी स्थिति एक स्कूल की नहीं बल्कि अन्य स्कूलों की भी है। बच्चों के माता पिता कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए डरे हुए हैं, जिसका असर स्कूल खुलने के बाद देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। स्कूल चले हम अनलॉक पार्ट 3। जिस स्कूल की बात हम कर रहे हैं, ये स्कूल में 1 से लेकर 5वीं तक के आज से छात्र आना शुरू हुए। पूरे प्रदेश में कल से बच्चे स्कूल आना चालू हो गए थे, लेकिन इंदौर में आज, क्योंकि कल सरकारी छुट्टी घोषित थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 4th क्लास में। ये मेरे पीछे जो तस्वीर है, ये 4th क्लास है। 4th क्लास के बच्चे इस वक्त बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में जहाँ 600 स्ट्रेंथ है बच्चों की, 500 से 600 स्ट्रेंथ है स्कूल की, वहाँ मात्र 30 से 40 बच्चे ही स्कूल पहुँचे हैं। तो फिलहाल बच्चे जो हैं स्कूल कम आ रहे हैं। स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन मासूम बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं। इस वक्त जो 4th क्लास में आप देख सकते हैं कि करीब 10 बच्चे ही बैठे हुए हैं। ये 10 बच्चों के साथ सहमति पत्र लिया गया है। सहमति पत्र के बाद ही उन्हें स्कूल आने की अनुमति दी गई है। बच्चे जो यहाँ पे आए हैं, उन्हें पढ़ाई को लेकर तो उत्साह है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि जो तीसरी लहर है, संभावित तीसरी लहर है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। तो उसको देख के कहीं ना कहीं पेरेंट्स डरे हुए हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पीछे हट रहे हैं। हमारे साथ एक छात्र है 4th क्लास का, इनसे बात करें। बेटा, आपका नाम क्या है? युवराज सानप। बेटा, आज स्कूल आए हो, लंबे समय के बाद आप स्कूल पहुंचे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमें। और कोरोना के बारे में आपको सारी अब तो सब कुछ पता है कि कोरोना से कैसे बचना है। कुछ हमें बताएं कि आप यहाँ पहुंचे हैं, अपने आप को कैसे लोगों से दूर रख के पढ़ाई करेंगे। कोरोना ने मास्क लगाइए, दूर है, दूसरे का खाना पीना मत खाइए, सेलोन से हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर कीजिए। आपको डर लग रहा है स्कूल आके? नहीं। आपके माँ बाप आपको जब स्कूल भेजे थे तो उन्होंने क्या समझा कि आपको स्कूल भेजा है? उन्होंने स्कूल में समझाया किसी से सबसे दूर रहना, हाथ धोना अच्छे से, सैनिटाइजर करना, दूसरे का लंच टिफिन मत खाना। तो देखिए, जो पेरेंट्स हैं बच्चों को समझा के स्कूल भेज रहे हैं और बच्चे भी अब जागरूक हैं। बच्चों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वक्त है बच्चों ने भी देखा है, जो जागरूकता है बच्चों के अंदर भी है। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं, अभी आपने सुना बच्चों की बातें कि बच्चे सब कुछ बता रहे हैं कि उन्हें स्कूल आना है तो कोविड के जो नियम है उसका पालन कैसे करना। छिंदवाड़ा से एक अच्छी खबर सामने आई है। ये खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। यकीन मानिए, इस बुजुर्ग महिला को देख आपका उत्साह बढ़ जाएगा। ये तस्वीर जुन्नार देव की ग्राम पंचायत करण पिपरिया की है, जहां एक बुजुर्ग महिला कैसे घोड़े पर सवार होकर वैक्सीन लगवाने पहुंची। ये दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आई है तस्वीर। इतना ही नहीं, दूसरों को वैक्सीन लगवाने के लिए एक संदेश भी दे रही है। महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी मामले का रीवा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पुलिस और एसटीएफ जांच कर रही है। पुलिस पूछताछ में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे आनंद गिरी ने मनीष शुक्ला पर महंत नरेंद्र गिरी से पैसे मांगने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। इसी बीच न्यूज स्टेट की टीम भी मनीष शुक्ला का पता करते हुए उनके ठिकाने तक जा पहुंची, जहां मनीष शुक्ला का एक आलीशान मकान बना हुआ मिला। पन्ना की खदानों से मिले बेशकीमती हीरो की नीलामी शुरू हो गई है। इस बार नीलामी में 148 नग हीरे रखे गए हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा आंकी गई है। जिसमें 3 बड़े हीरे आकर्षण का केंद्र हैं। सबसे बड़ा हीरा जो है वो है 14.09 कैरेट का। बता दें कि जिला मुख्यालय के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में
हीरो की नीलामी की जा रही है। इस नीलामी में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित एमपी के कई जिलों से हीरा व्यापारी शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय नीलामी में कोविड नियमों का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। 148 नग हीरे रखे जा रहे हैं, जिनका कुल वजन 196.95 कैरेट है और जिनकी अनुमानित कीमत 1,65,00,000 के समथिंग आंकी गई है। और जिसमें उज्जवल किस्म के 102 हीरे रखे गए हैं और जेम ऑफ क्वालिटी के और आपका इंडस्ट्रियल डायमंड 24 और 22 क्रमशः रखे गए हैं। और मैं बताना चाहूँगा इसमें सूरत में, गुजरात में सूरत, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से और अन्य प्रदेशों से भी व्यापारियों के आने की संभावना है। जबलपुर में सागौन समेत अन्य बेशकीमती लकड़ियों की नीलामी में गड़बड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने आईएफएस अधिकारी समेत 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ईओडब्ल्यू ने आईएफएस डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गुप्ता, अधिकारी इंद्रभान गुप्ता, अधिकारी रंगीलाल परते समेत 16 टिम्बर स्टोर संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि कार्यालय वन संरक्षक के आदेश पर वन मंडल अधिकारी के कार्यालय में हुई सभी नीलामियों की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट में 43 संदिग्ध नीलामी में से 30 नीलामी शीट में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद अधिकारी समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जो लकड़ियों की नीलामी हुई थी और नियमानुसार उसकी उनके द्वारा वीडियोग्राफी कराई गई थी, तो जब जांच की गई तो पाया गया कि वीडियोग्राफी में जितने में लॉट की नीलामी हुई थी और जो रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, बाद में उस रिकॉर्ड में ओवर राइटिंग करके नीलामी की दर को कम बताकर और कम रेट पर उनको दे दी गई, जबकि नीलामी की दर अधिक थी। और इस प्रकार से लगभग 14 लाख का प्रथम दृष्टया अभी मामला आया कि 14 लाख रुपए की शासन को हानि हुई है। तो इस संबंध में जो जांच समिति की रिपोर्ट थी उसके आधार पर और जो हमने दस्तावेज इकट्ठे किए उसके आधार पर डीएफओ और अन्य वन विभाग के अधिकारी और जो टिम्बर मर्चेंट थे जिनने वो लकड़ी खरीदी है, ऐसे लगभग 19 आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन पर लगाम लगाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बिना टिकट, गलत टिकट, बिना बुक कराए सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कुल 8 लाख प्रकरण बनाए गए, जिनसे अतिरिक्त किराया और जुर्माना समेत 60 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला गया। बता दें, पिछले 5 महीनों से रेलवे का चेकिंग अभियान जारी है। खरीद के यात्री बेटिकट यात्रा कर रहे थे, जिसके वजह से हम लोग को सघन अभियान चलाना पड़ा अलग अलग स्टेशनों पे और सभी मंडलों ने यह अभियान चलाया है और बेटिकट यात्रियों को पकड़ा है और जुर्माना भी लगाया है। पिछले 5 महीनों में, जो कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक का पीरियड रहा है, इस पीरियड में रफली अबाउट 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है ऑन द टिकटलेस ट्रैवल, जिसमें जबलपुर मंडल में लगभग 32 करोड़ है और भोपाल में 18 एंड कोटा के अंदर रफली 10 करोड़ है। मेहनत और लगन से एक किसान की बेटी ने वो कर दिखाया जो हजारों लाखों का सपना होता है। इस बेटी की सफलता के बाद हर कोई कह रहा है कि वाकई बेटियां किसी से कम नहीं। बेटी की सफलता से अब न सिर्फ परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बल्कि गांव में भी जश्न का माहौल है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है धमतरी जिले के किसान की बेटी ने। रुद्राणी ने कठिन परिश्रम से वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना पिता नेकलाल ने भी नहीं की थी। भंवरमरा की रहने वाली रुद्राणी का चयन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी में हुआ है। यहाँ प्रशिक्षण बाद रुद्राणी पायलट बन जाएगी। 19 साल की रुद्राणी ने राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में प्रवेश पाने में कामयाबी हासिल की है। रुद्राणी 28 सितंबर से एकेडमी ज्वाइन करेगी और तकरीबन 1.5 साल ट्रेनिंग कर वो सभी विमान और हेलीकॉप्टर उड़ा पाएगी। मैंने क्लास 10 से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं एक पायलट बनूंगी। उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट होते ही अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। उसके बाद एग्ज़ाम दिलाया जो कि नागपुर में था। उसके बाद एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू और एक एप्टीट्यूड टेस्ट था, वो फुर्सतगंज में था हमारे इंस्टीट्यूशन में।
उसका रिज़ल्ट एक हफ्ते बाद आया 18 तारीख को। इसमें भी हमारा सिलेक्शन हो गया। अब 28 तारीख को ज्वाइनिंग है। रुद्राणी धमतरी जिले की पहली ऐसी बेटी है जो बतौर पायलट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी में ट्रेनिंग करेगी। रुद्राणी का सपना है कि वे भविष्य में बोइंग विमान उड़ाए। मैं चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छी पायलट बनूं और बोइंग 737 विमान उड़ाऊं। परिवार का कहना है उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी एक पायलट बनेगी, लेकिन आज उन्हें अपनी बेटी पर फक्र है। मैं किसान वर्ग से मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। मैंने सोचा था कि इसको IAS बनाऊंगा। मैं तो बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। कभी सोचा था इस पायलट बन जाएंगे? मैंने कैसे कभी जीवन में नहीं सोचा था। आप बेटी पर आज नाज है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी के लिए केवल रुद्राणी का चयन नहीं हुआ है, बल्कि जिले की बाकी बेटियों में भी उम्मीद की किरण जागी है कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है जिसके हम सपने देखा करते हैं। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ डे। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में कहा है कि यूपी के CM योगी इस मामले में जांच करवाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है योगी जी इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाएंगे। एक संत जो समाज को आशीर्वाद ऊर्जा देता है, वो अगर इस तरह मौत को गले लगाएगा तो समाज में संदेश ठीक नहीं जाएगा। वहीं CBI जांच पर कहा कि मुझे यूपी के CM योगी जी पर पूरा भरोसा है, इस मामले में पूरा न्याय करेंगे। अगर जांच के लिए CBI या SIT की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करवाएंगे। बता दें कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर कलेक्ट्रेट में मास्टर प्लान की बैठक में शामिल होने आई थी। स्वामी नरेंद्र गिरी महाराज जी, उनका एक संदिग्ध परिस्थितियों में देहावसान हुआ, ये दुखद है। और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय योगी जी सरकार पर कि वे पूरी तरह से बारीकी जांच करवा करके और उस पक्ष में न्याय करेंगे। हमारे जो एक परंपरा है, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा धर्म है, हमारे राष्ट्र और धर्म के जो रक्षक हैं, उनके इस प्रकार से हत्या हो जाना या उनको अपनी हत्या करने पर विवश हो जाना, ये वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है।